वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। शुरुआत हमारी होती है मोटिवेशनल थॉट के साथ। हमारा थॉट है डू इट विद पैशन और नॉट एट ऑल। कितनी प्यारी बात कही रही है। अगर कोई चीज़ करते हैं आप तो उसे मन लगा करके कीजिए, वरना मत कीजिए। भाई वेस्टेज करने से अच्छा है, टाइम को ख़राब करने से अच्छा है कि भैया मत करिए। क्योंकि अगर कोई काम आप मन लगाकर नहीं करेंगे तो आप जान लीजिए कि आप क्या करेंगे, आप अपना सिर्फ समय बर्बाद करेंगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं या जिंदगी की किसी भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, छोड़िए सिलेक्शन को, मारिए गोली। पेंडेमिक है, मस्त तरीके से अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। म्यूज़िक सुनना चाहते हैं म्यूज़िक सुनिए, डांस करना चाहते हैं डांस करिए, और पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए तो मैं लगातार हूँ ही आपके लिए। ठीक है, तो डू इट विद पैशन और नॉट एट ऑल। अगर मन करता है कि मैं कंपटीशन क्लियर करूं तो भैया मन से करिए, किसी के दबाव में नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए नहीं, नहीं, अपने लिए। क्योंकि तुम बनना चाहते हो, इसलिए प्रयास करो और मन से करो। ठीक है, और इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जान लीजिए। अभी एक मुद्दा रहा है मराठा आरक्षण का। तो मराठा आरक्षण क्या है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया है। असंवैधानिक किसने ठहराया है? सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी संविधान पीठ थी 5 सदस्य की, उसने इसको असंवैधानिक कहा। अब क्या है घटनाक्रम, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाला मराठा आरक्षण जो है, उसे 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया है। अब अगर असंवैधानिक ठहराया है तो ऐसे ही तो ठहरा नहीं दिया, कोई ना कोई रीज़न बताया होगा। तो जी रीज़न ये बताया है, उन्होंने कहा कि पहली बात कि मराठा कानून जो है उसके द्वारा आरक्षण प्रदान करने से अनुच्छेद 14 जो समता का अधिकार है, यानी समानता का अधिकार है, वो उसका उल्लंघन होता है। दूसरी बात, अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होता है। अब 21 का उल्लंघन कैसे हुआ कि भाई जब हम किसी नियम का पालन करते हैं और उस नियम का पालन हम सम्यक रूप से नहीं कर पा रहे, यानी जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है, यानी जो एक समान प्रक्रिया है, उसका यानी उल्लंघन हो जाएगा। तो यहां पर 2 अनुच्छेद जो है उनका उल्लंघन करता है, वायलेट करता है, अगर आपके मराठा इस कानून को, आरक्षण कानून को हम फाइनल कर देते हैं। देखिए यहां पर मेरा कोई जजमेंट नहीं है, मेरी वॉइस है सिर्फ। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ठीक है, हमारा आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम सिर्फ एजुकेशन देना है। मैं आपको क्लैरिटी कर देता हूं, अपनी बात कोई भी बायस नहीं होगी, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट का जो मन होता है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रति नहीं होता कि उसके प्रति वो समर्पित है। उसको एक तटस्थ भूमिका में सोचना होता है। ठीक है, तो आप उसी तरह से सोचेंगे और उसी तरह से हम पढ़ाएंगे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। पहली बात मैंने आपको ये बताई, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यहां पर अगर मराठा आरक्षण कानून हम दे दें तो उससे क्या होगा, जो समग्र आरक्षण की सीमा है वो तकरीबन 64 या 65% तक पहुंच जाएगी। लेकिन वास्तव में नियमतः जो है वो कितना है आपको पता होगा। वो कितना होता है? वो होता है 50% तक। कितना होता है? वो होता है 50% तक। तो इसलिए ये 2 कारण बताते हुए जो आपकी पीठ थी उसने इसको नकार दिया। बात समझ में आती है? अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए क्या क्या बातें कही, क्योंकि उन्होंने तो इसे पास कर दिया था। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप याद करें, इंदिरा साहनी जो मुकदमा था, जो फैसला था, उसमें पुनर्विचार के लिए 11 न्यायाधीशों की जो खंडपीठ है उसके पास इसको भेजा जाना चाहिए। एक तो उन्होंने ये मुद्दा रखा कि भाई अगर ये आपका मुद्दा जो है
आपकी 5 सदस्यों की खंडपीठ जो है इसको कैंसिल कर रही है, तो हम क्या करेंगे, बट ऑब्वियस से उससे ज़्यादा सदस्यों की खंडपीठ जो होगी उसमें उसको भेजा जाएगा। तो एक तो बात ये कही गई उन्होंने। दूसरी बात क्या कही, उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो आपका इंदिरा साहनी मामले के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जो फैसला था उसमें खुद ही उन्होंने नियम का उल्लंघन किया, क्योंकि मन मर्जी के हिसाब से 50% जो है वो कह दिया गया था ऐसा, लेकिन मतलब ये मन से था, ऐसा कोई उसके ऊपर रूल नहीं बना था। लेकिन क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई ये बात मान लेते हैं कि वो मन से किया गया था, लेकिन बाद में उसने संवैधानिक रूप ले लिया। तो 50% का जो मसला है, तो वो तो आप जो कह रही हैं वो बात तो अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अदालत ने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि इस मामले पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अदालत ने यह कहा कि वर्ष 1992 में अदालत के द्वारा जो 50% की आरक्षण की सीमा का निर्धारण मनमाने ढंग से किया भी गया था, वो आज की डेट में संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए वो अब ऑब्जेक्शनल बात नहीं रही। ठीक है, तो अब ये दोनों बातें जो है इनका निस्तारण कर दिया गया। तो थोड़ा आप ये समझ लीजिए कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग होता है ना, SC/BC, तो उसको चाहे तो चिन्हित करते हुए राज्य जो है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 102वें संशोधन जो है उसको कर सकता है। तो उसी के बारे में कहते हैं वो कि संविधान में जो 102वां संशोधन है 2018, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है, और इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं उनके लिए पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करने की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये बातें कही गई। तो मेरे ख्याल में क्लैरिटी आपको होगी पूरे मुद्दे की। तो बहुत डिटेल में नहीं जाते, ये बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में लिखा हुआ है न्यूज़पेपर्स ने। आप मेन कंसर्न आप रखें, तो आप मेन बात ये ध्यान रखें कि इसको नकार दिया गया 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने। किसकी है ये? सुप्रीम कोर्ट की। महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया था किसके लिए? आरक्षण देने के लिए। ठीक है, आरक्षण में क्या था व्यवस्था? एक तो शैक्षणिक आधार पर और दूसरा नौकरी में। शैक्षणिक आधार पर और नौकरी में दोनों स्तर पर उन्होंने आरक्षण की बात की थी, और इस आरक्षण को उन्होंने नकार दिया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस राज्य की टीकाकरण नीति के खिलाफ उस राज्य के नेताओं और वकीलों के द्वारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुनवाई हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में। किसमें हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य में। उन्होंने क्या किया, जो कोविड का वैक्सीनेशन होना था, तो कोविड के वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने अपना एक नियम बनाया। उन्होंने ये नियम बनाया कि जो वैक्सीनेशन होगा उसका आधार आर्थिक बनाया गया। क्या बनाया गया? आर्थिक आधार बनाया गया। मतलब उनका मानना ये है कि भाई ऐसा है, जो लोग गरीब लोग हैं या अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उन लोगों के पास ना तो मोबाइल की सुविधा है और रहते भी दूर दराज में हैं, तो ऐसे में वो लोग किस तरह से तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से उनको ये सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। तो इसलिए जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उसको सबसे पहले नंबर पर उन्होंने रखा, यानी आर्थिक आधार बनाते हुए 3 कैटेगरी बना दी। पहली कैटेगरी में वो जिनके पास अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उनके पास ये वाला कार्ड है। दूसरे चरण में BPL कार्ड धारक जो हैं, और तीसरे चरण में रखा उन्होंने APL को, यानी जो अबव पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई आपको। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 3 कैटेगरी उन्होंने रखी, और इस कैटेगरी के आधार पे उनको कहा गया कि भाई हम उनको क्या है, टीकाकरण इनका करेंगे। ये वाली बात समझ में आती है तो बताइए। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि अंत्योदय कार्ड के बारे में किसी को पता होगा किसी को नहीं। तो अंत्योदय जो आपका कार्ड धारक की बात है, तो आपने सुना होगा अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। ये किसकी योजना है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। और उनका कहना ये है कि भाई निर्धनों में भी जो सबसे निर्धन है, निर्धनों में भी जो सबसे निर्धन मतलब पुअरेस्ट, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए। उसको क्या पकड़ा दिया जाए? एक येलो कार्ड पकड़ा दिया जाए, मतलब जो राशन कार्ड होता है,
और उसके माध्यम से उसे भारी रियायतों के साथ चावल गेहूं जो मुख्य भोजन है, मतलब मुख्य जो वो है आपका क्या कहते हैं उसको, अनाज, उस अनाज को प्रदान किया जाए। और जिनकी आय सालाना 15,000 से भी कम है वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये अंत्योदय कार्ड धारक की बात हुई। दूसरी बात हो जाएगी बीपीएल कार्ड धारक की, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है, और एपीएल आपको पता होगा, अबव पॉवर्टी लाइन। अब इसको क्या है, मंत्रियों ने वहां के, सॉरी मंत्री कह रहा हूं, राजनेताओं ने वहां के और जो वकील हैं उन्होंने इसको चुनौती दे दी। अब चुनौती देने का कारण वही है कि भाई समानता का अधिकार खत्म होता है, आप ऐसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हो। तो बटोविया से उन्होंने क्या उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक याचिका जो है वो डाल दी और उसमें क्या क्या कारण बताए उन्होंने। इसका जो विरोध किया, इसका विरोध का जो आधार बताया वो ये बताया कि भाई ऐसा है कि राज्य जो है वो टीकाकरण के लिए जो ये वर्गीकरण कर रहा है ये किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें समानता का जो अधिकार है वो उसका उल्लंघन हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि नागरिकों के बीच में जो जीवन के अधिकार की बात है उसमें भी भेदभाव कर रहे हो आप, तो ये गलत चीज़ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना क्या है, राज्य सरकार का कहना वही है जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि भाई ऐसा है जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक तो पहुंच ही नहीं हो पाएगी फिर वैक्सीन की। तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि सबसे पहले वैक्सीनेशन उन जो कमज़ोर वर्ग है उसका किया जाए। ठीक है, तो इसमें अब कोर्ट का क्या इसमें वो है, कोर्ट का ये है कहना कि भाई आप ऐसा करें, दोनों का रेशो डेवलप कर लो, दोनों पार्टीज को देख लो कि भाई दोनों का रेशो बना लो, एक तो गरीबी स्तर वालों का और एक इनका, उन्हें रेशो के हिसाब से वैक्सीनेशन कराओ। ठीक है, और भी गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं पर मेरे ख्याल में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इतना जान लीजिए कि ये आपका मेन मुद्दा है। आगे चलिए, किस राज्य के द्वारा ऑक्सीजन फॉर होम आइसोलेशन पोर्टल डेवलप किया गया। देखिए आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए बड़ी मारामारी है और अभी हाल ही में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए आपको पता होगा कोर्ट ने भी काफ़ी फटकार लगाई है, तो मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, मुख्य बात पर आता हूं कि ये पोर्टल जो है वो दिल्ली सरकार ने बनाया है और दिल्ली सरकार की ये मंशा है कि जिसको भी आवश्यकता है कि वो आप क्या करें, वो पोर्टल पे जाए और अपनी डिमांड पेश करे तो उसे आपका ऑक्सीजन फॉर होम के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है इसके बाद, जो अजीत चौधरी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन हैं या किस पार्टी या किस दल के शीर्ष नेता रहे हैं या हेड रहे हैं। तो ये आपके आरएलडी के नेता रहे हैं, आरएलडी के सीनियर मोस्ट नेता और उसके संस्थापक शायद थे। और मैं आपको बता दूं जो हमारे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके पुत्र थे और शायद 7 बार ये सांसद रहे हैं। ठीक है, बागपत सीट से, और इन्होंने 4 सरकारों में शायद केंद्रीय मंत्री का पद संभाला है। ठीक है, तो ये जो जानकारी मुझे याद है इनके बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पर्वत धारा योजना जो है वो किस राज्य ने प्रारंभ की है। तो पर्वत धारा योजना जो है उसे शुरू करने वाले कौन है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। पर्वत धारा जो है उसको किसने शुरू किया, हिमाचल प्रदेश ने। उनका मानना ये है कि भाई जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे जल हो गया, ठीक है, तो उसके संरक्षण के लिए व्यवस्था की जाए और जिससे कि सबको शुद्ध जल प्राप्त हो, शुद्ध चीज़ें प्राप्त हों, तो उसके लिए पर्वत धारा योजना बनाई गई। किसने, कौन सी राज्य सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अब वहाँ के राज्यपाल कौन हैं, बंडारू जी हैं और मुख्यमंत्री जो हैं वो जयराम ठाकुर हैं। ठीक है, अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पता भी होगा आपको पर मैंने शामिल किया। MK स्टालिन है DMK के, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, और ये जो है आपके MK स्टालिन ये बने हैं अब नए मुख्यमंत्री। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ये भी सबको पता होगा, ये ममता बनर्जी बनी है और तीसरी बार ये लगातार मुख्यमंत्री के पद पर हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। N440
के, ये क्या है? N440K मान लीजिए आपको, क्या है ये, या N44OK जो भी है ये, तो ये है क्या? ये कोविड का नया स्ट्रेन है जो आंध्र प्रदेश में पाया गया, और आंध्र प्रदेश में पाए जाने के कारण ही इसको AP स्ट्रेन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसको? AP स्ट्रेन का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये बात हुई। अब बात है कि इसे CCMB नहीं खोजा। CCMB है क्या? सेंटर ऑफ सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और इसके द्वारा इसे खोजा गया, और वैज्ञानिकों ने ये कहा कि भाई जो इसका स्तर है इन्फेक्शन का, या इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो पहले वाले वायरस के मुकाबले में 15 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ल्ड एथलीट डे। ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एथलीट डे जो है ये आपका 7 मई को मनाया जाता है, और कब से मनाया जा रहा है? सन 1996 से लगातार मनाया जा रहा है। एक दूसरी सूचना भी इसमें है कि आज ही के दिन सीमा सड़क संगठन जो BRO है उसका भी स्थापना दिवस है, जो 1960 में डेवलप हुआ 7 मई के दिन, और इसी दिन के रूप में इसके दिवस के रूप में, स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डॉक्टर फिलिपोस जो थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, या वो कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, वो एक धार्मिक नेता रहे हैं। उनका जो देहावसान हुआ है वो 103 साल की उम्र में हुआ है। वो आपके जो थे, केरल में उनका जन्म हुआ, और जो डॉक्टर फिलिपोस थिरुवल्ला थे वो मलंकारा मार्थोमा चर्च के प्रमुख रहे हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, मलयालम में एक वर्ड है उनके लिए, चिरियुडे पिथावु। चिरियुडे पिथावु का जो मतलब होता है वो होता है बुद्धि और विवेक का पिता के रूप में जाना जाता है। अच्छा, अभी क्या है, 100 साल जब हुए थे उनके जन्म को, तो ट्रांसजेंडरों के लिए उन्होंने, उनके कल्याण के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था नवोदय। नवोदय के नाम से उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। एक और मुख्य बात जो है वो ये कि 2018 में वो पद्म भूषण अवार्डी भी रहे, यानी उन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं इनको, ये हैं आपके डॉक्टर फिलिपोस। और इसके बाद आता है S&P ने, S&P के अनुसार, ये एक रेटिंग एजेंसी है, इसके अनुसार भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत रहने की बात की गई है। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी मार्च में इन्होंने जो अपना डिटेल दिया था उसके अकॉर्डिंग भारत की GDP को कहा था 11%, लेकिन एक आशंका भी जताई गई थी कि भाई यहाँ पर जो कोरोना है उसके कारण ये घट सकती है, सॉरी। तो अब इन्होंने अपनी लेटेस्ट जो दी है रेटिंग, वो दी है 9.8%। इनका कहना ये है कि कोविड का जो सेकंड वेव है बहुत डेंजरस है, और भारत जो है वो उसके पास उतने अच्छे से उसका प्रबंधन नहीं कर पाया है अभी तक। तो इसमें उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से उतर सकती है, ऐसी संभावना जताई गई। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। CO जीत, ये ऑपरेशन क्या है और किसके द्वारा चलाया गया? तो ये जो है भारतीय सशस्त्र बल, यानी कि आप मान लीजिए इंडियन जो आर्मी है उसके द्वारा चलाया गया है। क्या कि कोविड-19 की भयंकरता को देखते हुए भाई जो भी चीज़ें जो लॉजिस्टिक में, या आपका जैसे सैनिटेशन की व्यवस्था, या आपके मास्क हो गए, चाहे आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करने के लिए, टाइमली उसको उपलब्ध कराने के लिए इनके द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिससे कि हालात को सामान्य किया जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मेफ्लावर 400 क्या है और ये चर्चा में क्यों रहा? तो मैं आपको बता दूं, जो मेफ्लावर है, मेफ्लावर 400 है क्या? मेफ्लावर 1620 में भी चला था, और उसी के 400 साल पूरे होने पर, आप देख लीजिए 2021 चल रहा है, तो 400 साल क्योंकि का अंतर रहा है, उसके बाद अब नया जो मेफ्लावर है वो अनमैन्ड है, यानी बिना किसी व्यक्ति के चल सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है, यानी कृत्रिम बुद्धि से संचालित है। ठीक है, तो ये है एक जहाज।
इसकी लंबाई कितनी है, इसके जो पैरामीटर्स हो गए वो क्या हो गए, 15 मीटर तो लेंथ हो गई इसकी। और अगर हम इसके भार की बात करें तो ये 9 टन भारी है, ठीक है, 9 टन इसका जो वजन है वो 9 टन है। और मैंने आपसे जैसे बताया कि अनमैन्ड है, यानी मानव रहित जहाज है। इसका निर्माण करने वाले कौन है, एक तो प्रोमेयर है और एक आईबीएम। आईबीएम आप जानते होंगे, आईबीएम कंपनी को कौन नहीं जानता। तो प्रोमेयर क्या है, ये एक आपका समुद्री अनुसंधान संगठन है। दूसरी तरफ आईबीएम क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसे आप जानते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है मे फ्लावर 400 के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका मे फ्लावर 400। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे हल्का खनिज खोजा गया, तो ये खनिज है आपका यूरेनियम। सबसे हल्के खनिज के रूप में यूरेनियम की खोज की गई है। अगला प्रश्न आता है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस KLI में प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट हुए हैं महेश बालासुब्रमण्यम। ये आप देख सकते हैं महेश बालासुब्रमण्यम को। द कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी KLI on Friday said it has appointed Mahesh Balasubramaniam as managing director of the company. He has been appointed following the retirement of G. Muralidhar. The company is in receipt of approval from the Insurance Regulatory Development Authority. IRDA आपने सुना होगा, IRDA अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, ऑफ इंडिया, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ बाला सुब्रमण्यम। KLI said in a regulatory filing the appointment is for a period of 3 years। मतलब 3 साल के लिए इनका जो है वो अपॉइंटमेंट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइजर और बायोटेक इनके द्वारा विकसित की गई एक वैक्सीन है, और जो वैक्सीन है वो 12 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को देने के लिए स्वीकृति देने वाला देश कौन बना, तो ये देश बना है आपका कनाडा। कनाडा के बारे में भी हाल ही में आपको बताया था मैंने, जस्टिन ट्रूडो हेड है यहाँ पर, और आपके जो ओटावा वहाँ की राजधानी है। तो अभी मैंने कल या परसों ही उसको डिटेल किया है। आगे चलते हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी आप ये समझ लीजिए SCI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ पावर परचेज यानी PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ किए हैं, ये JSW एनर्जी के साथ किए हैं। और यहाँ पर हुआ क्या है, एक आपका 540 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट डेवलप किया गया। विंड पावर प्रोजेक्ट आप समझ लीजिए ऐसे प्लेसेस जहाँ पर तेज हवा चलती है, तो करते क्या है, पवन चक्की आपने सुना होगा, बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर, जैसे आप पंखा चलता है ना आपके यहाँ पर टेबल फैन होता है, तो ऐसी बड़ी बड़ी पंखड़ियाँ होती हैं, कभी पास से आप देखिएगा, बहुत बड़ी पंखड़ियाँ होती हैं और वो रोटेट होती हैं हवा के कारण। तो टरबाइन का प्रोसेस आपको पता है, वो तेज़ी से रोटेट हो रही हैं। तो करना क्या है, उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको रिड्यूस कर देंगे, किसमें, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रिड्यूस कर दिया जाएगा। चलिए, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि JSW एनर्जी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड केंद्र की स्थापना की है, तो ये करने वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के बारे में आपको पता है कि मुख्यमंत्री बदल गए हैं, कौन है अब, MK स्टालिन, ठीक है, करुणानिधि जी के विरासत को संभालने वाले राज्यपाल पता ही होगा आपको, बनवारी लाल पुरोहित हैं। अब बात आती है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी बसों को भी एम्बुलेंस सेवा में तब्दील कर दिया है। देखिए भयंकरता इतनी ज़्यादा है, अब क्या किया जाए कि जो बसेस हैं उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है एम्बुलेंस के रूप में, और करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में आपको पता ही है, उद्धव ठाकरे जी हैं। और तो बस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑटो या टैक्सी, इनके जो चालक हैं उन्हें 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है, ये दिल्ली है, ठीक है। कोविड के कारण क्योंकि कार्य नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से खर्च चलाया जाए, तो उसके लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई है, ठीक है। हरियाणा ने भी किया है कुछ 7,000 रुपये के आसपास, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ रियल फैक्ट, तो मैं बताऊँगा आपको। चलिए आगे देखिए। बारबोरा स्ट्राइकोवा, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये कहाँ से हैं,
ये टेनिस से संबंधित हैं और चेक गणराज्य की हैं। कहाँ की हैं? ये चेक गणराज्य की एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इनके बारे में आप ये जान लीजिए कि ये टेनिस खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट लिया है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियाँ हुई किसके बारे में? ये जानकारी है आपकी बारबोरा स्ट्राइकोवा के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मिशन सेव लाइव्स क्या है? देखिए, कोविड के कारण महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जो आपका मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस मृत्यु दर को कम करने के लिए बॉम्बे की जो नगर निगम है उसके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया जिसका नाम था मिशन सेव लाइव्स। और इसके अंतर्गत जो मरीज होते हैं उनको प्रॉनिंग के लिए कहा जा रहा है, सलाह दी जा रही है। प्रॉनिंग आपने सुना होगा, ये काफ़ी चर्चा में है। प्रॉनिंग एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि आप छाती के सहारे लेट जाइए और इस तरह से लेट कर, पेट के बल लेट कर, आपका जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है प्रॉनिंग की, इसके माध्यम से ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने की सलाह दी जाती है, ये मिशन सेव लाइव्स। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट पसंद आया होगा। देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हैव अ गुड नाइट।